ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चुनाव में घोषणा पत्र और चुनावी वादों को लेकर सियासी दल एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। वहीं अपने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक पार्टियों के एक दूसरे पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी होने के बाद से ही बीजेपी उस पर लगातार हमले कर रही है। खुद प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या ये आपको मंजूर है? ये देश स्वीकार करेगा? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल उठाए हैं। नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र विभाजन का खाका है, जिन्ना की मुस्लिम लीग एजेंडे की स्पष्ट कॉपी है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल पिछले हफ्ते कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ वादे अल्पसंख्यकों के लिए किए हैं, जिन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने कहा है वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का सम्मान करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस ने कहा है कि वो अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या भी बढ़ाएगी। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की आजादी हो। कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से होंगे। बीजेपी सब मामलों पर कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी घोषणा पत्र का बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम अपने काम के बजाय हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि घोषणा पत्र को विभाजनकारी कहना गलत है। बड़ा असत्य बोल रहे हैं, जो वास्तविकता है उसको बता नहीं रहे, कोई तर्क पेश नहीं कर रहे। हम मुस्लिम लीग से क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इस बात को वो स्पष्ट नहीं करते। हम एक राष्ट्रव्यापी पार्टी हैं और जब हमने फ्रीडम की फाइट में, आज़ादी की लड़ाई में हमने हिस्सा लिया है, जो कि मोदी जी की पार्टी ने नहीं लिया था, तो हम पर ये आरोप लगाना बड़ा दुख का विषय है। I think the manifesto is to make the country strong and to keep it secular. That is what it is. And if anybody thinks of otherwise, then they are already dividing the nation on their own ways. कांग्रेस कुछ भी कह रही हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो ध्रुवीकरण के इस खतरनाक रास्ते के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और सभी के लिए समावेशी शासन के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी विषय पर आज हमारा विशेष है। हमारा विशेष का विषय भी आज यही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्यों मचा बवाल। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही है, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्यों मचा बवाल। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ गई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। उसके साथ ही साथ स्वाति चंद्रशेखर, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में अनंत विजय, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, बहुत स्वागत है आपका।
अनुजा कपूर जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर दिक्कत क्या है आपको, अगर अल्पसंख्यकों के लिए वो कुछ वादे कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है? जय श्री राम निखिल जी और मेरे बाकी पैनलिस्ट को शुभ संध्या। प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस चीज को सेकुलरिज्म के अंदर बांट रहे हैं उस सेकुलरिज्म में हिंदू नहीं है। सेकुलरिज्म तब होता है जब हिंदू आता है साथ में। आपका 20% का मैनिफेस्टो है, 80% उसमें नहीं है सर, क्योंकि खड़गे जी ने भी यही कहा था कि हमें 20% लोग वोट करते हैं तो 80% वोट आपको नहीं करते, तो इसीलिए मैनिफेस्टो 20% का ले आए, क्योंकि जो आपको वोट करता है उन्हीं के लिए वोट आप मांगेंगे। क्या ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है या नहीं? आज जो ट्रिपल तलाक के बारे में आपने लिख कर दे दिया, क्या उस ट्रिपल तलाक में एक बारी उस मुस्लिम औरत जो बहन कहती है अपने आप को मोदी जी की, क्या उससे जाकर पूछा था? जो तलाक 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 करके उसकी जिंदगी को खराब कर देते थे। क्या आज ये वही लोग हैं जो कहते हैं मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं? क्या उसे फिर से हलाला के अंदर ढरोसा जा रहा है? क्या एक औरत की बेआबरू इज्जत के साथ फिर से खेला जा रहा है? आज ये देखना जरूरी है कि डिवाइडेड भारत को जो एक लाइन के ऊपर कास्ट सिस्टम पे लाकर अब बात करने लग गए। आज अब कहते हैं कि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, हम वेल्थ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम उसको हर जगह बांटेंगे। कैसे सर, जब आपकी इक्विटी 0% 2014 के अंदर 33% 2024 में आ गई और आपने सबसे पहले चैरिटी ना करके अपना एक एग्जाम्पल सेटिंग नहीं बनाई। आप ये कहते हैं, आज आप ये कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम को आप स्ट्रांग करेंगे। सर कितना डिफेंस सिस्टम को आप स्ट्रांग करेंगे? डिफेंस सिस्टम तो सर मोदी के टाइम पर स्ट्रांग हुआ है कि जहां पे राजनाथ जी ने कहा पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। डर के इस बात का है आपको, क्योंकि आज आप भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका एमओयू साइन है चाइना के साथ, क्योंकि वही जाकर ये मैनिफेस्टो तो मुझे चाइना मैनिफेस्टो लगता है, क्योंकि ये जिस तरीके के इसमें रोहित वेमुला एक्ट आपने बात कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, आप तो कहते हैं कि मोदी जी सारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो अमेंड करते रहते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मोदी जी 400 पार ले आए तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे, और वो कर रहे हैं। आप 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में है, उसको कौन पूछेगा? आज आप जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कहते हैं कि हम उनको 2 जगहों पर बांट देंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट से पूछा क्या आपने ये बात जो 50% कैप से आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हार्डवर्किंग लोग हैं हम सब लोग बैठ जाए घर में? क्या हम लोग घर में बैठ जाए? क्योंकि जी आप जो है 50% जो है अपनी मनमानी के हिसाब से, क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं, जो मुस्लिम लीग के स्पष्ट कॉपी कहा अनुजा जी जो मुस्लिम कहा कि मुस्लिम लीग के नीतियों की स्पष्ट कॉपी है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है ये कहना? ज्यादा मैंने तो पहले ही कहा है निखिल जी कि ये तो 20% मैनिफेस्टो है। ये खड़गे जी का बोला हुआ रैली के अंदर बयान है। जब इन्होंने बात करी थी कि हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया तो उन्होंने कहा जो 20% हमें देते हैं क्या वो भी बंद हो जाएंगे? तो आइए आप बताइए, क्या 20% की बात आप लेकर कर रहे हैं? क्या 80% का गुरुद्वारे चले जाएं? कहां चले जाए? जो जनरल के लोग हैं वो कहां चले जाए? और क्या मोदी जी ने, आप जिस नेशनलिस्ट पार्टी की बात आप लोग समझ नहीं पाए, अंत्योदय की बात आप समझ नहीं पाए, विकसित भारत की बात आप समझ नहीं पाए, एक संकल्प आप लेकर आए। आप हमारा तो संकल्प पत्र आता है, आप घोषणा लाते हैं, आपकी गारंटी कहीं खड़ी नहीं है। क्योंकि जहां पर मोदी ये बात कह देता है कि आज जहां पर सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन पे आप देख लीजिए, रोड नेटवर्क देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, मतलब यहाँ तो अनगिनत चीजें औरतों के साथ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, पॉइंट आ गया जी। बात करते हैं टॉयलेट की बात कर लीजिए, आप मलकाना हक की बात कर लीजिए, सर ट्रिपल तलाक 370 का ऑब्रोगेशन, आप देखिए ना कि कौन सी चीज रह गई जो जिससे भारत को ये डिवाइड करना नहीं चाहते। ठीक है, डिवाइडेड इंडिया इज अगेंस्ट भारत। ठीक है, ये सीधा साधा सामने सवाल है। ठीक है अनुजा जी, आपका पॉइंट आ गया, जवाब ले लेते हैं। स्वाति चंद्रशेखर, सीधा आरोप है कि आप लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं और जिस तरह से 80-20 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 20% लोग हमको वोट देते हैं तो उन्हीं के लिए आप आ गए हैं। और जैसा कि बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और इसीलिए प्रश्न चिन्ह आपके इस घोषणा पत्र पर लगाया गया है।
अनम्यूट कर लीजिए। आपका सिस्टम अनम्यूट कर लीजिए एक बार। स्वाति जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अपना सिस्टम चेक कर लें। चलिए स्वाति जी, हम आपके पास लौटते हैं, अनंत विजय जी के पास आते हैं। अनंत विजय जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी चर्चा है, ये कहीं ना कहीं जब हम बात विकास की और दूसरे मुद्दों की करते हैं, ये उससे भटकती है जब हम इस तरह की चर्चा पे करने के लिए मजबूर होते हैं? ये जो तुष्टीकरण का आरोप लगता रहा है, ये राजनीति के विमर्श का विषय होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये एक जिसको कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमको इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। निखिल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आरोप लगते हैं और जब प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई आरोप लगाया जाता है तो मुझे ये समझना होगा कि उसका कोई आधार होता है जी। अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शरीयत की वकालत की है, जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि जो पर्सनल लॉ है उसको रीइंफोर्स किया जाएगा, तो घोषणा पत्र की जो पंक्ति है, इसको अगर कांग्रेस की लीनेज से जोड़ के अगर आप देखें, जिस प्रकार से शाहबानो का केस हुआ था और उसमें संविधान का पन्ना फाड़कर हटा दिया गया शाहबानो के लिए, तो देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। देश सब लोग ये बात करते हैं कि संविधान से चलेगा, तो जब संविधान को लेकर किसी प्रकार का कोई आक्षेप आप करेंगे अपने घोषणा पत्र में और तमाम तामझाम के साथ, तमाम नेताओं के साथ, अपने सर्वोच्च गैलेक्सी ऑफ लीडर्स के साथ बैठकर इस प्रकार का एक संकल्प पत्र, न्याय पत्र, जो भी नाम आपने दिया है, तो इस प्रकार के प्रश्न उठेंगे। आप अगर आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि खाने की आजादी, अपने पार्टनर को चुनने की आजादी, ठीक है, तो वो जनता तय कर देगी। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब क्या सामान्य नागरिक संहिता आ रही है, जिसमें अगर आप लिविंग में भी रहेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जिस प्रकार से दूसरे धर्म के साथ विवाह को लेकर भी एक प्रकार से उसमें कुछ विसंगतियां थी, उसको दूर किया गया। लेकिन आप अपने उसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। अगर आप कोई पब्लिक में सार्वजनिक रूप से कोई प्रपत्र जनता के पटल पर रखेंगे तो इस प्रकार के सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, जिस प्रकार से वो अल्पसंख्यकों के तरफ खड़ी दिखती है, जिस प्रकार से वो मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति आज नहीं, राजीव गांधी के जमाने से या और पीछे जाए तो इंदिरा जी, नेहरू जी, सबके जमाने से, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो मशहूर बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पर किसका हक सबसे पहला होता है। तो ये सारी चीजों को अगर आप होलिस्टिकली देखेंगे, समग्रता में अगर आपको विचार करेंगे, तो ये जो मुस्लिम लीग वाली बात है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेताओं ने मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो दोनों एक साथ जारी करके रंगों से बताने का प्रयास किया है। जनता को समझने दीजिए ये। और जो आपका प्रश्न था कि विकास पीछे छूट जाता है, विकास पीछे नहीं छूटता। जनता अब विकास से आगे चली गई है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र में हूं और मैं यहाँ देख रहा हूं कि जनता अब विकास से ज्यादा एस्पिरेशनल होती जा रही है। अगर आपके पास 4 लेन है तो अब उनकी इच्छा है कि 6 लेन हो जाए, 6 लेन जहां है वहां लगता है कि अब 8 लेन हो जाए। अगर आपकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, अब जैसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में एक दावा उन्होंने किया है कि हर तहसील में एक वो स्कूल खोल देंगे, और वो एक किसी विशेष स्कूल की बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि इतना स्कूल खोलने के लिए क्या भारत के पास संसाधन है, क्या शिक्षा मंत्रालय इसके लिए इक्विप्ड है, कहां करेंगे। रोड मैप देना ठीक है, वादे किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं बड़े बड़े घोषणा पत्र में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कुछ आधार तो होना चाहिए। ठीक है। और इस घोषणा पत्र को बनाने वाले लोगों की मतलब मुझे थोड़ा सा, मैं अंतिम वाक्य कह दूं कि उन्होंने NEP को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा है, जबकि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो जिस इतने बड़े डॉक्यूमेंट में जब आप इतनी छोटी गलतियां करते हैं तो प्रश्न तो उठेंगे आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है, इंतजार करिए, जनता तय कर देगी कि आपके घोषणा पत्र में किए गए दावों पर उनका यकीन है या नहीं है। 4 जून को
जी बिल्कुल, ये तो शायद हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात को स्वीकार करेंगे कि जनता ही जनार्दन है, वही तय करेगी। स्वाति चंद्रशेखर हमारे साथ फिर से जुड़ गई हूं, उम्मीद है कि आपकी आवाज इस बार आएगी। स्वाति चंद्रशेखर जी, आपने देखा कि जो आरोप है वो सीधे स्पष्ट है कि देश संविधान से चलेगा या शरिया कानून से चलेगा, इतने तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? सबका साथ सबका विकास की राह पर आप चले तो दिक्कत क्या है? निखिल जी, भारत माता की जय और सारे मेरे साथियों को प्रणाम। मुझे लगता है कि एक बीजेपी में शायद कल से एक घबराव शुरू हो चुकी है कि चुनाव तो हमारे हाथ में नहीं आ रही है, तो कोई मुद्दा तो हाथ में लेना पड़ेगा। रामलला के मुद्दा को ले लिया तो फिर वो भी हाथ में नहीं आ रहे, और सोच लिया कि बहुत सारे लोगों को कांग्रेस से बीजेपी में पलटने की कोशिश करेंगे तो फिर वो भी नहीं हो रहे। तो आज एक नया मुद्दा बीजेपी ने शुरू कर दिया, ये है कि एक शरीयत लॉ के अनुसार कांग्रेस की मैनिफेस्टो है। आप मुझे साफ साफ ये कह दीजिए, या मैं अपने बीजेपी की साथी से मैं सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहाँ इसका इस्तेमाल है, कहाँ इसका जिक्र हमने किए हैं? और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा इन डिटेल पढ़ ले हमारी मैनिफेस्टो को, इससे अच्छा मैनिफेस्टो मैं वादा करती हूँ कि कोई पार्टी अभी लगभग 5 साल में तो नहीं किए हैं। और हम खुद पिछले जो हमारी मैनिफेस्टो है उससे हम बेहतर मैनिफेस्टो हमने प्रकट इस बार किए हैं, ये मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ। और शरीयत लॉ की बात आ रही है, मुस्लिम लीगों की बात आ रही है, 80% 20%, ये क्या हमारी साथी कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम अगर कह रहे हैं कि महालक्ष्मी योजना हम जारी करेंगे, इसमें क्या है कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को जारी करें, महिलाओं को उसको जारी करेंगे? अगर हम कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आएंगे, अगर इसमें क्या सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए ये लेके आएंगे? अगर हम कह रहे हैं कि 30 लाख जॉब्स देने वाले हैं, क्या इसमें सिर्फ मुस्लिम युवाओं को हम जॉब्स देने वाले हैं? अगर हम कह रहे हैं कि लगभग 50% महिलाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में हम रिजर्वेशन देने वाले हैं, क्या इसमें मुस्लिम महिलाओं को लेके आने वाले हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी इतना दरअसल कुछ पॉइंट्स हैं, शायद उसको अनुजा जी रेज करेंगी, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों के सुधार में बढ़ावा देगी, तो ये लगता है कि भाई आप जब मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करने लग गए, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम तुष्टीकरण करेंगे और उनकी बातों को करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए, आई एम सॉरी शब्द जो है वो माइनॉरिटी लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो माइनॉरिटीज के लिए हम उनके लिए हम काम करेंगे, उनको जिस पर वो कहते हैं कि जिस तरह से अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का आदर करेंगे और उन्हें बरकरार करेंगे, तो गए कहां हैं जो बरकरार करेंगे? शायद मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे आप जी आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है जी, मैं तो साफ कहना चाहती हूँ कि अगर इंक्लूसिविटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये बात करना अगर बीजेपी को ना आती है, अगर बीजेपी को अभी लग रहा है कि एक तरफ तो पूरा हिंदू का पूरा वोट्स तो नहीं मिल रहा है, ना मुस्लिमों का वोट्स मिल रहा है, ना अल्पसंख्यक के वोट्स मिल रहे, ना SC ST का मिल रहे, ना OBC का मिल रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्ला निकाल के वोट्स मांगने के लिए ये साजिश है, ये तो बहुत क्लियर है। अगर इंक्लूसिविटी का बात कर रहे हैं, अगर उन लोगों के लिए कुछ अन्याय हुआ है उसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं और वो लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 80% हिंदू लोग हैं देश के अंदर उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं। मैं भी हिंदू हूँ, राहुल गांधी जी हिंदू है, प्रियंका गांधी जी हिंदू है, कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है और कांग्रेस एक इंक्लूसिव पार्टी है। कांग्रेस सबके साथ चलने वाले पार्टी है, सिर्फ सबके साथ सबका विकास बोलकर हम सबका सर्वनाश नहीं करने वाले हैं, ये हमारी स्टैंड बहुत तेज है। ठीक है अनुजा जी, मैं चाहता हूं बहुत जल्दी से आप अपना इस पर जवाब दें। अपनी बहन को सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, आप लोग ये बीजेपी की लाइन है, आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइन है सिर्फ एक ही जगह विकास और सबका साथ। तो वो जो सबसे बड़ा इशू आपके साथ जो आपने अभी भी बोला ना कि हम लोग ये जो भी मैनिफेस्टो में लाए हैं इसके अंदर हम लोग कब किसका साथ नहीं लेकर आ रहे, तो आप मुझे यहाँ बता दीजिए कि भाजपा अभी 10 साल में है, आज जिस पानी का हक जिस जल से नल आ रहा है, क्या उस जल ने देखा कि वो नल किस मुस्लिम का है कि हिंदू का है कि सिख का है या ईसाई का है? क्या लखपति दीदी कहां से बन रही है?
क्या ये ड्रोन दीदी कहां से बन रही है? क्या ये जो घर मलकाना हक है तो किसको मिल रहा है? क्या एक किसान का जो पैसा डीबीटी से सीधा जा रहा है उसमें मुस्लिम किसान कौन है? तो हमारे में ज्ञान है, गरीब युवा, और आपकी मुसलमान की बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे महिलाओं की बात भी आती है, अंत्योदय की बात आती है। तो जवाब आपको देना है मैडम कि आपका दिया हुआ छलक रहा है बार बार कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक बिंदु पे अड़ गए हैं और आपका सिर्फ यह करा आप अपने आप को दिखाना चमकाना चाहते हैं, जो बार बार लॉन्च नहीं होगा। और वो जो लॉन्च नहीं हो रही पार्टी, उसको आप जो बार बार आपका मैनिफेस्टो वो झलक देता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जिसने यूसीसी को उत्तराखंड के अंदर उसको अपोज किया। आप बात जब करते हैं, आपने कहा कि हम ट्रिपल तलाक के अंदर हम साथ साथ उसके साथ हम लोग औरतों का जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, आपको ये बात मालूम है कि कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड क्रिमिनलिटी वो अगर भाजपा लेकर आई है तो उसके पीछे क्या बड़ा रीजन है? क्योंकि औरतें लोग इस बात के बारे में जो पीड़ित थी, आप लोगों ने कब सोचा और कब देखा? आप आज बात करती है तो आप ये बताएं मुझे, पूरे इसके अंदर वोट बैंक ओबीसी का 2019 के अंदर ऑलरेडी 28% से ऊपर बढ़ चुका था। तो कौन से की बात कर रहे हैं आप? कौन सी ओबीसी की बात कर रहे हैं? चाहे आप उसके अंदर मुसलमानों का कर लिए, क्या आपको लगता नहीं कि उत्तराखंड में और आप उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कितने हैं जानते नहीं आप? 2 बार मोदी जी के साथ आप योगी जी आए हैं, क्या आपको इस बात के बारे में मालूम है? आज आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये आपका फेलियर है। जो शरिया लॉ आप लेकर आ रहे हैं, आप मुसलमानों से भी पूछिए कि कोई नहीं चाहेगा कि उनके वक्फ बोर्ड जो जिसका 6.1 लाख, जिसका ऑलरेडी एक मैनिफेस्टो की तरह निकल कर आता है प्रॉपर्टीज की वैल्यू, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको इक्वालिटी के अंदर खत्म कर दी जाए। ये आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके का आपका सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे, चाहे मीडिया लॉ से लेकर आप बात कर लीजिए। और एक और बात निखिल भाई, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो ईवीएम नहीं लाएंगे, हम तो ईवीएम नहीं लाएंगे। आज ईवीएम लाएंगे और हम उसको वीवीपीटी के साथ भी बात करेंगे। अरे 10 साल लगा दिए, ईवीएम नहीं लाएंगे, ईवीएम नहीं लाएंगे, अब तो बैलेट पेपर लाएंगे, बैलेट पेपर लाएंगे। अरे जो आप लोग खुद खड़े नहीं होते, इतने 10 साल में आपने निकाल दिया, जिसके बारे में आपने अपोज किया, उसके साथ मोदी जी के साथ खड़े हो। ठीक है, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। अनुजा जी, मैं आनंद विजय जी के पास जाना चाहूंगा। आनंद विजय जी, आपको लगता है कि जब जो भी घोषणा पत्र तमाम पार्टियां बनाती हैं, और एक ट्रेंड है कि सब कहते हैं कि हम पब्लिक से पूछ कर बनाते हैं, लेकिन दरअसल सभी के अपने अपने वादे होते हैं, और सभी जो है जिसको कहते हैं कि टारगेट ग्रुप्स है, वो अपना दिखाई पड़ता है। तो दरअसल सही मायने में जनता की आवाज कई बार घोषणा पत्र नहीं होते। मुझे ऐसा नहीं लगता है निखिल जी। घोषणा पत्र में जनता की आवाज का कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो होता है, उसका प्रतिनिधित्व तो होता है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्मार्टली एक नैरेटिव खड़ा किया कि ये घोषणा पत्र न होके वो इसको संकल्प पत्र कहते हैं, तो उन्होंने एक बहुत स्मार्ट मूव था कि इसको, क्योंकि घोषणा पत्र इतना घिस पिट चुका है 1952 से लेके अब तक 2024 तक, या घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है। आप देखें तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार से कांग्रेस ने भी अब इसको न्याय पत्र नाम दे दिया। अब घोषणा पत्र कहते नहीं है लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब उनको लगता है कि देश में अन्याय हुआ है, लेकिन जब आप न्याय पत्र नाम रखते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे अभी स्वाति जी बता रही थी कि क्या क्या होने वाला और क्या मुसलमानों को जो अधिकार नहीं दिए गए। अरे भाई, अगर आप कह रहे हो कि मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बहाल करोगे, तो वो अब भारतीय संविधान सबको बराबर मान रहा है, आप क्यों मुसलमानों को अलग से छात्रवृत्ति दे रहे हो और जो हिंदुओं को नहीं दे रहे हो? तो सवाल यही उठता है कि मुसलमानों को विशेष दर्जा क्यों, स्थान क्यों दिया जाए? जिस देश में वो देश के नागरिक है, वो भारतीय हैं, तो जो सब भारतीयों को हक मिलता है, ये तो फिर वही बात हो गई। इस पर हम चर्चा अपनी जरूर आगे भी जारी रखेंगे। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है कि चुनावों के दौरान रहेगा, और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आज हमारे पास समय बस इतना ही है। स्वाति जी, आपसे हम आपके पास एक बार आना चाहते थे, लेकिन फिलहाल अब अगली चर्चा में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अनुजा जी, आपका भी शुक्रिया, और विजय जी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि